हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो आज जो देखने वाले हैं काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो आगामी होने वाली, और ख़ासकर ये बीपीएससी टीआरई थर्ड और यूजीसी नेट और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं, जूनियर प्रवक्ता जितने भी एग्ज़ाम हैं हिंदी क्षेत्र से, वो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाएगा वीडियो। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सभी पुस्तकों से ली गई प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी तत्कालीन जितने भी एग्जाम आप देख रहे हैं उसी पैटर्न पर ये प्रश्न है। हाँ, ये 5 ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, वो अलग बात है, लेकिन जो प्रश्न का लेवल है वो बहुत ही अच्छी है और पूछे जाने वाली प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगी, जिससे आपका जो लेवल है बहुत अच्छा हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि प्रश्न किस तरह पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए, तो दिख रहा होगा आई होप आपको। तो आज का जो पहला प्रश्न है क्या है कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो मैथिली का जो विकास है वो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। और ये प्रश्न कितने ही बार रिपीटेड है। ठीक है, चाहे वो आप भाषा साहित्य से अगर आप बात करिए तो कितने ही बार ये प्रश्न को देखा गया है, और बीपीएससी में भी पूछी गई है, और यूजीसी नेट में तो ये जितने भी भाषा साहित्य जो प्रश्न आते हैं साहित्य से, तो इसी तरह के अभी तक आए हैं। आप 2004 से और जो अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ है वहां तक देखिए, कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, और इसी तरह से वन लाइनर। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की है? किसने की है? तो ये किया है महात्मा गांधी जी ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 343वें अनुच्छेद में, और 343 से लेकर आपका 351 तक प्रावधान है भाषा संबंधित। तो महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसे। चलिए अगला प्रश्न है कि कृतिलता किस भाषा की रचना है? तो वैसे तो कहीं कहीं ये अपभ्रंश भी है, लेकिन आप अवहट लगाएंगे क्योंकि आयोग ने जो माना है अवहट ही माना है। और कीर्तिलता किसकी रचना है? तो ये विद्यापति जी की है। ठीक है, किसकी है? तो विद्यापति जी की है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और विद्यापति जो हैं ये खासकर बिहार के हैं, मैथिल से हैं, और इनकी जो एक पदावली है मैथिली में है, काफी लोकप्रिय है और पूछी जाती है विद्यापति से प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिला मृदुल अध खुला अंग खिला है जोम बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो ये जो दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछा गया है, तो ये आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो मानो जानो इस तरह के अगर आप शब्द देखेंगे तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आप लगा सकते हैं आसानी से। चलिए अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? और ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न जो है यूजीसी नेट में बहुत ही प्रचलित है कि शुक्ल जी के द्वारा किसी भी प्रश्न को रिलेट करके पूछी जाए, तो ये एनटीए का फेवरेट प्रश्न है। तो हो सकता है कि बीपीएससी में भी पूछ लिया जाए, कि कोई गारंटी नहीं है। तो 9 मानी गई है संख्या नाथों की। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? तो अर्थालंकार तो अनुप्रास, यमक और वक्रोक्ति जो हो गया आपका शब्दालंकार में आ गया ये तीनों। तो ये प्रतिवस्तुत्मा तो क्या है? अर्थालंकार में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्दालंकार है और कौन सा अर्थालंकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि माध्यम क्या है? माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? तो ये हैं सत्य प्रकाश मिश्र जी।
अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो ये है रामानंद जी को। और इनके जो प्रचलित एक जो दोहा है कि द्रविड़, मैं भूल रही हूँ अभी कि दक्षिण द्रविड़ भाषा किस तरह है, तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, चलिए बाद में मैं बता दूंगी आपको। अगला प्रश्न है कि उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो उज्जवल नीलमणि जो है रूप गोस्वामी जी का है और काफी चर्चित है और पूछी जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो ये सरस्वती पत्रिका में किया गया है और इसका 1903 में, ठीक है, 1903 में जो प्रकाशन किया गया है किसके माध्यम से किया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर 1920 तक इसके संपादक रहे हैं सरस्वती पत्रिका के, ठीक है। और 19 से जो है 1900 से तो श्याम सुंदर दास जी रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी काफी फेमस पत्रिका रही है अपने जमाने की। आनंद कादम्बनी के संपादक जो रहे हैं ये चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन जी रहे हैं, तो शायद दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो धातु सेन जो है ये स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ये है झूठा सच, जो कि यशपाल का है 1958 और 60 के बीच में, ठीक है। 2 पार्ट में ये डिवाइड है, तो यशपाल द्वारा है। और अमृत और विष किसका है? अमृतलाल नागर। अपने अपने अजनबी किसका है? और अंतराल किसका है? तो सभी को आपको ध्यान में रखना है कि और उपन्यास जो हैं इसमें लगे और किसके किसके हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। और कहाँ से ली गई है? तो यशोधरा से, ठीक है, यशोधरा से ली गई है ये पंक्ति। और इसकी जो डेट अगर बताऊं तो 1932 की है, ठीक है। और क्या वर्णन है? तो यशोधरा किसकी पत्नी थी? तो गौतम बुद्ध की पत्नी थी। जब वो महापरिनिर्वाण के लिए घर से निकल गए थे तो ये उसी वियोग का एक हिस्सा है ये बुक, ठीक है, खंड काव्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आए हूँ खेल नहोरी, तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये पद्माकर जी का है, पद्माकर भट्ट, जो कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। और मतीराम का है मतीराम और घनानंद रीति मुक्त हैं, देव रीति बद्ध में आएंगे और मतीराम भी रीतिबद्ध में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो ये है नूर मोहम्मद। और इसका जो रचनाकार की बात करें तो ये 1664 का है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये जॉक दरिदा हैं, ठीक है, जॉक दरिदा हैं विखंडनवाद के प्रवर्तक। पाश्चात्य से प्रश्न भी यहाँ पर ऐड है क्योंकि पूछे गए हैं पाश्चात्य से भी। चलिए अगला है कि व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? तो ये क्या कार्य है व्यंजना शक्ति? शब्द शक्ति कितने प्रकार का है? तो अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये 3 पार्टों में है। तो कभी पूछा जाए कि शब्द शक्ति कितने प्रकार का है तो आप आसानी से यहाँ पर उत्तर दे पाएंगे कि ये 3 प्रकार की होती है, अभिधा और व्यंजना और लक्षणा, ठीक है। तो व्यंजना क्या कार्य करती है कि मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त, यानी कि जो आपके सामने प्रकट ना हो, किसी दूसरे तरीके से आपको बताया जाए, ठीक है, वो व्यंजना के यानी कि व्यंग के माध्यम से आपके सामने होता है, ठीक है। और मुख्य अर्थ को व्यक्त करना ये किसमें आ जाएगा? अभिधा में आ जाएगा, ठीक है। और मुख्यार्थ में जिसका लक्षण दिखाई दे तो वो लक्ष्यार्थ होगा। तो इस तरह से है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो ये छोटा नागपुर का हो जाएगा, पठार झारखंड से है। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? तो ये किसकी हो जाएगी? तो गोस्वामी गोकुलनाथ की हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि आल्हा किससे रिलेट है?
तो आला जो परमाल रासो में आप देख सकते हैं जगनीक द्वारा लिखी रचना है परमाल रासो, और उसी में एक आला और उद्दर की वीरता का वर्णन किया गया है उसमें, ठीक है। आला और उद्दर की वीरता का वर्णन है। तो जगनीक द्वारा जो लिखी गई है परमाल रासो आदिकालीन रचना है, ठीक है। और ये जो है आला जो है, पूछा जाए कि आला किस ऋतु में गाया जाता है, तो ये वर्षा ऋतु में गाई जाती है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि विशल देव रासो के रचयिता कौन है, तो ये हैं कौन, तो चंद्रवरदाई जी हैं, सॉरी चंद्रवरदाई नहीं होंगे, नरपति नाल होंगे, ठीक है, नरपति नाल। चलिए अगला प्रश्न है कि इस्तवार द लित्तेत्यूर हिंदुस्तानी की रचना की है, किसने की है, तो ये की है गार्सा दताशी ने फ्रेंच भाषा में। कभी कभी इसकी भाषा भी पूछ ही ली जाती है कि जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है वो किस भाषा में लिखी गई, तो फ्रेंच भाषा में, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है, तो कौन सा होगा, तो यही सच है 1966 का है जो कि मनु भंडारी का है, रोज है 1959 का है, ठीक है। उसने कहा था 1915 का है, कफन 1936 का है, तो सबसे पहले आ जाएगा उसने कहा था 1915, फिर कफन 1936, रोज है 59 और यही सच है 66, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है, तो ये समीकरण दृष्टि में आएगा, ठीक है। और ये सभी प्रश्न आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं पूछी गई है, जैसे ये प्रश्न है एनटीए यूजीसी नेट में पूछा गया है 2016 में, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि संवादी विषमवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चॉकलेट उपन्यास किसकी है, तो चॉकलेट जो है ये बेचन शर्मा उग्र का है, ठीक है, बेचन पांडे शर्मा उग्र जी का है चॉकलेट। अगला प्रश्न है कि ए लड़की किसकी रचना है, तो ए लड़की जो है ये है कृष्णा सोपती जी का 1991 का रचना है ये। अगला है कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निबंध विधा है, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है ये कछुआ धर्म, और पूछी जाती है और पूछी ही गई है इसीलिए यहाँ पर आ गई है। अगला प्रश्न है कि सारिका पत्रिका का संपादन किसने, इनमें से किसने नहीं किया है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना है कि सारिका पत्रिका का संपादन जो है इनमें से किसने नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे राजेंद्र यादव जी, बाकी है मोहन राकेश, कमलेश्वर चंद्रगुप्त इत्यादि ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि खरी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है, तो किस पुस्तक में हुआ है, तो ये प्रेम सागर जो कि किसका है, आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, एक दो प्रश्न आपके लिए भी छोड़ देती हूँ मैं, तो प्रेम सागर हो जाएगा, और ज़रूर से इसके लेखक का नाम मुझे नीचे कमेंट में आप बताना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है कहाँ है, तो ये वर्धा हो जाएगा, ठीक है, वर्धा 1936। अगला प्रश्न है कि ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है, तो ये जर्मन हो जाएगा, जर्मन से संबंधित है ये। और ये भी प्रश्न आपका यूजीसी नेट 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो किसमें किया गया है, तो अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो ये श्रीमद् भागवत हो जाएगा, जिसमें अष्टविनाएं भी सम्मिलित हैं, जिसे अष्टकवि कहा जाता है, जो कि भक्ति काल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है,
तो किसे कहा गया है अभिनव जयदेव? हो सकता है पूछ ही लिया जाए, क्योंकि जो विद्यापति से संबंधित हो और अन्य जितने भी ये यहाँ मैं करा रही हूँ, तो ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जाने लायक प्रश्न है। तो आप अच्छे से देखकर इसको अगर जो भी है तो नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो नोट डाउन जरूर से कर लें, क्योंकि पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये विद्यापति को कहा जाता है अभिनव जयदेव। चलिए अगला प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो देख सकते हैं यहाँ सभी जो है जो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण शाखा से संबंधित है, और एक जो है यहाँ पर राम शाखा से संबंधित है। तो अब कृष्ण गीतावली सोचकर सूरदास नहीं लगाना है, ठीक है। तुलसीदास ही हैं इसके रचयिता, और कृष्ण गीतावली जो रचना है ये सूरदास से प्रभावित होकर ही इन्होंने लिखा है, तुलसीदास जी ने। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? तो किस नाटक की है? तो स्कंदगुप्त के द्वारा है, ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक से है, और इसका रचना काल की बात किया जाए तो ये 1928 की है, ठीक है। 1928। अजात शत्रु जो है 1922 की है, ठीक है। चंद्रगुप्त जो है 1931 का है, और ध्रुव स्वामिनी जो है 1933 का है। तो सभी को ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए क्रम वाइज। चलिए अगला प्रश्न है कि हिम कीर्तनी किसकी है? हिम कीर्तनी किसकी रचना है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का है, और ये 1943 का रचना है हिम कीर्तनी। और ध्यान रखना है कि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिम तरंगिणी को, ठीक है। दो रचना एक जैसी है, हिम कीर्तनी और हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी जो है ये 1949 की रचना है, ठीक है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साहित्य अकादमी प्राप्त करने वाले हिंदी साहित्य में कौन है सबसे पहले? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिसे एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक साथ में 4-5 जो प्रश्न करा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना है सभी को, और जो समझना है उसे नोट डाउन कर लेना है साथ में। चलिए अगला प्रश्न है, आवत आवत जात पनहिया टूटी विसरी गयो हरिनाम, ये किसकी है? तो किसका है? तो ये जो है ये कुंभन दास जी का है, और कई बार पूछी गई है। तो ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो है, कुंदन को रंग फीको लागे छलके अति अंगनी चार गुराई, तो ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं ये मतीराम का है, ठीक है। मतीराम का है, और काफ़ी फेमस पंक्ति है ये। अगला प्रश्न है कि तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूझे बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि ये विरोधाभास यहाँ पर देख रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह विरोधाभास हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न जो है, रुदट वक्रोक्ति को शब्दा अलंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? और ये प्रश्न भी आपके यूजीसी नेट में पूछी गई है। तो किसने माना है? तो ये माने हैं डंडी जी, ठीक है, डंडी जी। और ये सभी का आपको जो है संप्रदाय भी ध्यान में रखना है, जैसे डंडी अलंकार से संबंधित हो गए, क्षेमेंद्र औचित्य से संबंधित हैं, वामन रीति संप्रदाय से संबंधित हैं, और आनंदवर्धन जो हैं ये ध्वनि संप्रदाय से संबंधित हैं। जैसे ये 9वीं से हैं, ठीक है, 9वीं शती से संबंधित हैं। वामन जो है हो गए ये 10वीं से हैं, ठीक है, और क्षेमेंद्र हैं ये 16वीं 17वीं से हैं, और डंडी जो हैं ये 7वीं से हैं। तो सभी को ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग किसकी नाटक है? तो नेपथ्य राग जो है ये मीराकांत का है, ठीक है, मीराकांत। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है व्याकरण से है कि प ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो प वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो ओष्ठ में है, ठीक है, ओष्ठ में आती है। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो ये मद्रास हो जाएगा, मद्रास। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है?
और पिछले प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न भी आ गया है। तो ध्यान रखना है कि ब्राह्मी से हुआ है और ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास हुआ है, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो खड़ी बोली जो है ये कहाँ बोली जाती है, तो मेरठ में बोली जाती है खड़ी बोली। सराहन मेरठ उधर जो इलाका है ये सारे खड़ी बोली बोले जाते हैं उधर। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। तो ये रैदास का है। तो इस तरह आज जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं की गई जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी। तो इसे अच्छे से देखें और जो प्रश्न समझ में ना आए उसे नोट डाउन ज़रूर से कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर देखने मिलेगा आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड में और आपके यूजीसी नेट जो जून में एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और आदि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं जो जूनियर प्रवक्ता इत्यादि एग्ज़ाम होने वाले हैं अन्य क्षेत्र से भी, तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और झारखंड जेट जो कि हिंदी से तैयारी में लगे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं किसी का नाम ना लूँ यहाँ पर तो आप ये कमेंट ना करें कि इसका करवा दें अलग से प्रैक्टिस सेट। तो ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग प्रैक्टिस सेट होता है। अगर आप हिंदी क्षेत्र से हैं तो कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक ही प्रैक्टिस सेट होता है। हाँ, पैटर्न जो है अलग हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर है वो बहुत ही अच्छे हैं और सभी बुक से यहाँ पर जो है एकत्रित होकर यहाँ पर बनाए गए हैं प्रश्न। इस तरह के प्रश्न जो हैं आपको किसी भी वन लाइनर बुक या किसी में नहीं मिल सकते हैं। ये बनाया गया प्रश्न है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए थैंक यू सो मच आज के लिए आपने देखा और ज़रूर से ज़्यादा शेयर भी करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कंटेंट। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच।